नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, जो कि पिछले 9 सालों में $1 ट्रिलियन से बढ़ के और $3.7 ट्रिलियन हो गई है। और हमारे देश के बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे परम विद्वान ये कहते कहते थकते नहीं हैं कि देश को बेच दिया, लुट गया, बर्बाद हो गया। तो ये एक विचित्र किस्म का विमर्श है। ये हवाबाजी इतनी ज़बरदस्त है कि हवाबाजों को तो हवाबाजी ही करनी है। तो चलिए हवाबाजों को छोड़ देते हैं। हम तो फैक्चुअल जो डेटा है, जो गणनाएं हैं, जो संख्याएं हैं और जो दुनिया की और देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जो कि देशों पे और दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे गहरी नज़र रखती हैं और उनके आकलन के हिसाब से बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक समूह अपने निवेश करते हैं। तो ये तो रुपए पैसे की बात है ना। तो IMF जो कह रहा है, गोल्डमैन सैच जो कह रहा है, और भारत का SBI भी कह रहा है, और भी बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत कुछ ही समय में, यानी कि 5-6 साल में, 2027-28 या मैक्सिमम 29 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो जर्मनी और जापान की इकोनॉमी तो भारत से कुछ ही ऊपर है। वो 4.1 4.5 के आसपास है। दोनों की जनसंख्या भारत के हिसाब से बहुत कम है। और एक विषमता जो है उसका एक लंबा इतिहास है। उसके कारण कहीं छुपे हुए हैं। वो ये है कि भारत में आज भी जो पर कैपिटा GDP है वो करीब $2700 के आसपास है। जबकि जो 8 या 10 जो मुख्य इकोनॉमी है, जहाँ की कैपिटलिज्म जहाँ पे चलता है अधिकतर जगह में, वहाँ पे, क्योंकि चीन भी एक भीषण कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया है। हमारे वामपंथी मित्र कुछ और बोलते समझते रहते हैं। तो ये जो बात है, इसके अंदर मुख्य बात है कि इस बात को स्वीकार करने में समस्याएं क्या है। तो ये समस्याएं तो देखिए विचारधाराओं की हैं और राजनीतिक धड़ेबाजी की हैं। लेकिन अगर देश आगे बढ़ रहा है तो लोगों का जीवन यापन बेहतर हो रहा है। लेकिन उसमें तुरंत बोल दिया जाता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। तो चलिए वो बहुत कम है, लेकिन पहले से तो बड़ी है। अब 75 साल की जो भी कुछ यात्रा है, उसमें पूरी यात्रा पे ध्यान देना पड़ेगा ना। तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हम सब सहारन या कि अफ्रीका की कुछ इकोनॉमी से इतने पीछे क्यों हैं। यानी कि 8-10 जो देश हैं उनकी पर कैपिटा GDP जो है वो $9-10 हजार के आसपास है और हम उससे 3 गुना नीचे कम हैं। तो इसका दोष पिछले 10 साल को, 8 साल को, 20 साल को नहीं दिया जा सकता। इसका दोष पूरे 75 साल को दिया जाएगा। वहाँ की जो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी हुई है, उसमें जो निर्णय लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, उनको और देखना पड़ेगा। लेकिन अब हम देख लें कि हमने ये यात्रा की कैसे है। इसमें 1970 महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि अगर किसी देश से कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना, कोई तुलनात्मक अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। और तुलनात्मक अध्ययन जो है वो भारत अपने जैसे देश से ही कर सकता है, यानी कि चीन से कर सकता है, जिसकी आबादी कहते हैं हमने चीन को ओवरटेक कर लिया है, ये तीनों बराबर है। यानी कि आप ये देखिए कि 40% जो है ना वो आबादी इन दोनों देशों की मिलके होती है। तो 1970 का दशक, 1970 में भारत की GDP $0.6 ट्रिलियन थी। और 1970 में चीन और भारत में कुछ विशेष घटनाएं हो रही थी, जिसका दूरगामी प्रभाव दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था पे और लोगों के जीवन यापन पे और पर कैपिटा इनकम पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पड़ा है। यानी कि माओ महान के
जाने के बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में श्रीमान देंग जो आए, उन्होंने पुराना जितना भी पोटला था वामपंथ का, ओके, सभी कुछ सरकार ही ओन करेगी पब्लिक के बिहाफ पे, उसको छोड़ दिया और दुनिया भर में निकल पड़े ये ढूंढने समझने कि ये अमेरिका कैसे काम करता है, यूरोप कैसे काम करता है। तो उन्होंने वहां पे सबको इनवाइट किया, आमंत्रण किया कि आप अपनी टेक्नोलॉजी लेके आइए, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, हमारे लोगों को रोजगार दीजिए। तो ऐसा करके 1970-80 के दशक में चीन ने जो शुरुआत की, वो करते करते 30 साल में करीब चीन पूरे दुनिया की एक फैक्ट्री बन गया। लेकिन हमने क्या किया, जब चीन टेक्नोलॉजी, उन्नत टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और वो सब उसको आयात कर रहा था, उसको बुला रहा था, उनको निमंत्रण दे रहा था कि आप तो मशीनें लेके आइए, अपने पैसे लेके आइए, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आरंभ कीजिए, और वो अपने वहाँ के जितने भी गुणी विद्यार्थी थे उनको दुनिया भर में पढ़ने को भेज रहा था। तो भारत में तो हर आदमी खुद अपनी यात्रा कर रहा था, हर आदमी भारत में तो अमिताभ बच्चन बनना पड़ता है ना उसको, क्योंकि उसको पूरा तंत्र तो उसके साथ नहीं देता। तो खैर, अमिताभ बच्चन साहब की बात कभी और करेंगे। तो भारत में उसी दौर में एक समाजवादी और वामपंथी प्रभाव में कि देश का कल्याण, मतलब आप ये देखिए कि इतने दिनों बाद भी चीन बदल रहा है, लेकिन भारत के जो नीति निर्धारक हैं, नेतृत्व है और बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें श्रीमान मनमोहन सिंह जी भी हैं, वो देख ही नहीं रहे थे कि चीन क्या परिवर्तन कर रहा है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हमें तो किसी से कुछ सीखना ही नहीं है। हमें तो हमारी गूढ़ जो है वो क्या कहते हैं, उसमें जो प्रेरणा है समाजवाद की और वामपंथ की, उसी में आगे चलते चलना जाना है, उसी में जो है वो दुनिया का, हमारी पब्लिक का बेहतरी शामिल है। तब भी हम सीख रहे थे जब चीन परिवर्तन कर रहा था। तो हमने मजबूरी में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, जो कि चीन ने तो 70 के दशक में माओ के जाने के बाद ही कर दिया। तो 10-15 साल तो हम, क्योंकि इतनी बड़ा देश, इतना बड़ा तंत्र समाजवाद में लिथा हुआ, मास्टर यूनिवर्सिटी जो समाजवाद की शिक्षा आज भी दे रही है, मार्क्सवाद भी आज पढ़ा रही हैं, बिना किसी तुलनात्मक अध्ययन के कि उसने समाज को, दुनिया को और मनुष्यों को दिया क्या है। तो हम उसमें उलझे रहे, और हमारी जो इकोनॉमी थी 1970 में $0.6 ट्रिलियन की, उसको हमने बड़ी मेहनत करके 45 साल में $1 ट्रिलियन पहुंचाया। अब 9 वर्ष में वो करीब 4 गुनी हो गई, तो 3.7 है तो 4 गुनी हो गई। तो ये तो हो गई, ये तो तथ्य है, इसको तो झुठलाया नहीं जा सकता। तो ये जो एक बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा है, प्रपंच है कि देश बिक गया, बेच दिया, बर्बाद हो गया, उसका तो कोई मतलब नहीं है। वो अर्थहीन एक विलाप है जो एक विशेष दृष्टि के, विशेष समझ के लोग करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि हम जर्मनी और जापान को शायद हम सरपास कर दें 2027 या 28 के आसपास में। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुल है, यानी कि IMF ने भी अपनी गणना में, अपनी विवेचना में ये कहा है, जो कि उन्होंने कमेंट किया है भारत की संभावनाओं पे, और उसमें चुनौतियां भी उन्होंने बताई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर हमें काम करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष रूप से काम शुरू हो गया है। अब नाम रखने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन गति और शक्ति वो उसी दृष्टि का परिणाम है, और PLI स्कीम उसी दृष्टि का परिणाम है। इतने दिनों तक हमने डिफेंस को इंडियनाइजेशन उस लेवल पे क्यों नहीं किया जितने की संभावना थी। आज भारत जो है पहले से बहुत अधिक जो है वो जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट हैं उनका एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये तो सामने सामने है ना, इसके ये तो तथ्यबद्ध बातें, ये हवाबाजी तो है नहीं। तो ये पूरी संभावना है कि 2027-28 तक हम जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे।
तो हमें आशा है कि ये थोड़ी सी बातचीत थोड़े बहुत आंकड़ों के साथ में हमने किए जो कि स्थापित आंकड़े हैं, तो वो पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। और एक विनती फिर से आपसे कि जिन लोगों ने बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है वो अपना सब्सक्रिप्शन फिर से देख लें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन प्राइवेट होता है, उसको कृपा करके पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में।